नरेंद्र मोदी जी के लिए यह चुनावी साल है। बतौर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से वो आखिरी बार भाषण देंगे और इस बार जब वो चुनाव में जाएंगे तो तय होगा कि उनका जो ताज है वो बच रहा है या वो ताज जिसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं वो संभल पाएगा या नहीं संभल पाएगा। 3 खबरें मैं आपको दिखाता हूं। पहली खबर, प्रधानमंत्री जहां पर रहते हैं, प्रधानमंत्री आवास जहां पर है, उसके 100 मीटर के दायरे में नरेंद्र मोदी जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और एक के बाद एक कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और खुलेआम ऐलान हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मेवात हिंसा की और मेवात हिंसा से जुड़ी हुई कुछ नई अपडेट और वो खास करके नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार को पलीता लगाने वाली वो कुछ खबरें नई निकल करके सामने आई है। एक बड़ी पंचायत हुई है, उसमें क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे। दूसरी खबर ये पोस्टर आप देखिए। ना चाहते हुए बीजेपी वो काम कर रही है जो उसको कभी नहीं करना चाहिए और इस मामले के अंदर मैं आपको एक सबूत दिखाऊंगा, उदाहरण दिखाऊंगा और आप देखिएगा कि बीजेपी को आज कांग्रेस से सबक लेने की जरूरत पड़ गई है। अब आप कहेंगे कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। अक्सर यह कहा जाता है कि कांग्रेस को बीजेपी से सबक लेना चाहिए, लेकिन मैं आज जो आपको यह खबर बताऊंगा उसके साथ साथ एक सबूत और एक उदाहरण जो आपको दिखाऊंगा। बीजेपी को आज कांग्रेस से सबक लेने की जरूरत आन पड़ी है क्योंकि बीजेपी इस कदर फंस गई है। और तीसरी खबर, कल रात को जब मैंने आपको खबर बताई थी कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच में बैठक हुई है और उस बैठक के बाद में शरद पवार ने 2 टूक जवाब दे दिया कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उसके बाद में आज सुबह खबर सामने आई है, शरद पवार के करीबी, जयंत पाटिल के करीबी के ऊपर 1000 करोड़ के एक मामले को लेकर के ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो इसका मतलब यह कि शरद पवार ने जो आखिरी जो कोशिश की जा रही थी उसमें भी कांटा मार दिया है, उसमें भी क्रॉस का निशान मार दिया और कह दिया कि हम बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में एक छवि बनाई गई नरेंद्र मोदी जी की कि बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, बहुत एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 24 घंटे 365 दिन की राजनीति करते हैं, सब कुछ उनके कंट्रोल में रहता है, क्या वो प्रधानमंत्री का जो खिताब इनको मिला या जो छवि इनके बारे में गढ़ी गई वो सब कुछ तहस नहस हो रही है। और आज नरेंद्र मोदी साहब एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर चले गए हैं कि उनके हाथ में अब कुछ नहीं रहा है और धीरे धीरे वही सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, जो वो कदापि नहीं चाहते थे कि हो, लेकिन आज तस्वीर उसी तरह से बन रही है। पहली खबर से इसकी शुरुआत करते हैं। पहली खबर आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी और उनके डबल इंजन के सरकार के मुखिया मनोहर लाल खट्टर जी, बड़ी समानता बताई जाती है मनोहर लाल खट्टर में और नरेंद्र मोदी जी में कि संघ से आते हैं, प्रचारक रहे हैं, शादी नहीं की है दोनों ने, कई सारी इस तरह की जो है वो सिमिलरिटीज बताई जाती है, बड़ी समानताएं बताई जाती है। लेकिन दोनों के दोनों मिल करके एक हिंसा को संभाल नहीं पा रहे हैं और उस हिंसा को दबा करके खत्म करने की बजाय, उस चैप्टर को क्लोज करने की बजाय उस चैप्टर को दोबारा से खोलने की तैयारी हो रही है। नूह हिंसा के बाद में फिर से ऐलान हो गया है, ब्रजमंडल यात्रा फिर से निकालने का निर्णय लिया गया है। एक पंचायत होती है नूह मेवात हिंसा को लेकर के। नूह में पहले महापंचायत होनी थी, लेकिन उस पंचायत को लेकर के अनुमति नहीं मिलती है, तो फिर उसके बाद में नूह के मेवात के बगल के जिले पलवल के अंदर महापंचायत होती है और पलवल की उस महापंचायत के अंदर, उस महापंचायत में जो ऐलान होते हैं उनको सुनेंगे तो आप कहेंगे कि देश में कानून का राज, संविधान का राज, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब खत्म हो चुके हैं और अब जो कुछ है वो यही लोग हैं, वो यही जो है वो पीछे जो झंडे और पीछे जो लोग नजर आ रहे हैं वही लोग अब जो है सब कुछ बन गए हैं, वही सर्वे सर्वा हो गए हैं। इस महापंचायत के अंदर कहा गया कि हिंदुओं को लाइसेंसी रिवॉल्वर दिए जाए
और सौ लाइसेंसी हथियार हर गांव के अंदर दिए जाएं। मतलब कि सरकार इनकी, प्रदेश में सरकार इनकी, उसके साथ साथ केंद्र में सरकार इनकी, और जो जाहिर सी बात है कोई भी सामान्य नागरिक अगर किसी को दूसरे की हत्या करेगा तो जेल में कौन जाएगा? आप जाएंगे, हम जाएंगे, या वो जाएंगे? देखिए किस तरह से चीजें हो रही है। अपने ही लोगों को जो है वो हत्यारा बनाया जा रहा है, अपने ही लोगों को लाइसेंसी हथियार दिलवाने की बात कही जा रही है। जब सरकार ऊपर से लेकर के नीचे तक आप ही के समर्थन की सरकार है तो फिर ये हथियारों की जरूरत क्यों रह गई? आज तो अमित शाह कहते हैं कि ऐसा माहौल है कि एक स्कूटी पर 12 साल की लड़की रात को 12 बजे गहने लाद करके निकल सकती है, ऐसा माहौल हो गया है। तो डबल इंजन की सरकारों में भी फर्क होता है क्या? दूसरी बात, इस पंचायत के अंदर क्या कहा गया सुनिए जरा। इस पंचायत के अंदर कहा गया कि ब्रजमंडल की यात्रा जो अधूरी रह गई थी 31 जुलाई को, वो दोबारा से 28 तारीख को निकाली जाएगी। 20 तारीख को जंतर मंतर पर फिर से एक महापंचायत होनी है, और इस महापंचायत के लिए 4 राज्यों से हरियाणा, यूपी, राजस्थान के लोग पहुंचे और कह रहे हैं कि एनआईए से इस हिंसा की जांच करवाई जाए। प्रदेश में सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, कोई ममता बनर्जी की तो सरकार है नहीं, अरविंद केजरीवाल की तो सरकार है नहीं, इन्हीं की सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। प्रदेश की सरकार, मनोहर लाल खट्टर की सरकार के ऊपर इन लोगों को भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि एनआईए से इसकी जांच करवाई जाए, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सीधे तौर पर नकार दिया है। वो कह रहे हैं कि हमें योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम दिया जाए, रिवॉल्वर नहीं राइफल रखो, खून को गर्म रखो, हिंदू जो शहीद हुए हैं उनको 1-1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, जो घायल हुए हैं उनको 50-50 लाख रुपए दिया जाए। ये जो है इस पंचायत के अंदर फैसले लिए गए हैं। नुहू जो जिला है उसका स्टेटस खत्म किया जाए, नुहू जिले का स्टेटस उसको खत्म कर दिया जाए। और इस हिंसा को लेकर के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जजों ने, जिन्होंने बुलडोजर के ऊपर रोक लगाई थी, उन्होंने पूछा था सरकार से, डीजीपी से, कि क्या आप जातीय हिंसा करवाना चाहते हैं? जवाब आता, सुनवाई होती, इससे पहले उनका ट्रांसफर हो गया। तो क्या यह माना जाए कि सरकार जो है वो पूरी तरह से साइलेंट मोड में है, और यहां पर जो ये लोग चाहेंगे अब वही होगा? नरेंद्र मोदी जी इनके सामने बेबस हैं। वरना आप ये बताइए कि कौन से ऐसे लोग हैं इस पंचायत के अंदर जो शामिल हुए हैं जो मोदी का समर्थन ना करते हो, जो बीजेपी का समर्थन ना करते हो? सारे वो लोग इकट्ठा हुए जो मोदी और बीजेपी का समर्थन करते हैं। तो क्या यह माना जाए कि इसके बाद में जो कुछ होगा, और 28 तारीख को उसके बाद में एक बड़ी महापंचायत, बड़ी फिर से जो है वो यात्रा निकालने की बात हो रही है, और कहा जा रहा है लाखों लोग फिर से शामिल होंगे इसमें। तो इसके जरिए क्या फिर से वहां पर जो है दंगे कराने की साजिश है? सवाल यह है। और सवाल यह भी है कि इनको लेकर के 5 पालों ने इसका बहिष्कार कर दिया है। इसमें जो है इन पालों के अंदर डागर पाल है, रावत पाल है, सहरावत है, चौहान है, तेवतिया है, इन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया है। तो क्या ये लोग जो मोदी साहब के पीछे नजर आ रहे हैं, ये लोग मोदी साहब के पीछे जो लोग हैं, वो इन डागरों को, सहरावतों को, चौहानों को, और उसके साथ साथ जो है रावत को, इन सारी पाल के लोगों का भी बहिष्कार कराएंगे? इस पंचायत में कहा गया कि इस इलाके के अंदर से बाकी बाहर से जो लोग आए उन सबको बाहर किया जाए। अब बाहर से ऐसे लोगों को बाहर किया जाएगा तो दिल्ली खाली हो जाएगी, एनसीआर खाली हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर किन लोगों से भरा हुआ है? यूपी के लोगों से, बिहार के लोगों से, मध्य प्रदेश के लोगों से, बाकी और अदर स्टेट के लोगों से, हरियाणा के लोगों से। दिल्ली के अंदर तो पॉपुलेशन दिल्ली की है ही कितनी। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या ये मोदी साहब की मर्जी से हो रहा है? और क्या मोदी साहब इस चीज को चाहते हैं, या मोदी साहब इस चीज को नहीं चाहते हैं लेकिन वो इसको रोक नहीं पा रहे हैं? क्या इस लाचारगी के अंदर आकर के नरेंद्र मोदी साहब जो है वो खड़े हो गए हैं?
पहली खबर और पहला सवाल यह सबसे बड़ा। अब दूसरी खबर पर चलिए। दूसरी खबर, यह पोस्टर आप देखिए। प्रियंका गांधी के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, कमलनाथ पर, अरुण यादव पर, इन सब पर 41 अलग अलग जिलों के अंदर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एक ही धाराएं हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर प्रियंका गांधी ने कुछ गलत किया है, सरकार को लगता है कुछ गलत हुआ है, तो अगर एक एफआईआर भी दर्ज होगी तो भी जो है वही बात होगी, तो भी सरकार जो है उतनी ही सजा दिलवा सकती है। एक एफआईआर से अगर भोपाल के अंदर एक एफआईआर करवा दी जाती तो सरकार उस पर भी कार्रवाई करके उतनी ही सजा दिलवा सकती है। ऐसा तो है नहीं कि 50 जिलों में एफआईआर हो जाएगी तो उसकी सजा कुछ खास मिलेगी। अब दूसरी जो चीज है वो ये है कि बीजेपी को प्रियंका गांधी से ज्यादा डर है, कांग्रेस से ज्यादा डर है, या बीजेपी को डर है वो इस पोस्टर से ज्यादा डर है। ये पोस्टर छपा था कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक में पोस्टर छपा और कर्नाटक के अंदर कहा गया 40% पे सीएम की सरकार है कि आप पेटीएम से 40% पे करिए और सीएम आपका काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने एक लेटर जो है, एक कटिंग, अखबार की कटिंग, वो जो है वो जारी की और उसमें कहा कि कुछ कॉन्ट्रैक्टरों ने कहा है कि 50% के कमीशन की डिमांड वो मध्य प्रदेश में की गई है। अब इसमें डिमांड करने वाले साहब कौन थे वो जरा सुनिए। बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो भी सुनिए। बीजेपी कह रही है कि इसमें जिन ज्ञानेंद्र अवस्थी का नाम लिया जा रहा है वो है ही नहीं। ट्विटर पर जिसका जिक्र किया जा रहा है कि ज्ञानेंद्र अवस्थी कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने जो है 50% का सरकार के ऊपर जो आरोप लगाया है वो है ही नहीं। अब इसमें 2-3 चीजें आती जो आज अलग अलग अखबारों में छपी है, मैं आपको बताता हूं। इसमें जो है ये जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है वो कहती है कि हमारी जो एसोसिएशन है वो 2012 से काम कर रही है और हम लोग जो है वो छोटे मोटे बड़े हर तरीके के जो है कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और अभी तक हम करीब जो है वो कई लाख किलोमीटर की सड़क बना चुके हैं, और उसके साथ साथ जो है पुल तालाब अभी तक हम बना चुके हैं। और इस लेटर को जो है वो शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंच से पढ़ा था। उसमें जो आरोप लगाए थे तो सीएम के मुंह से जो चिट्ठी जो पढ़ी गई तो उसमें जो है फिर एक तरह से उनको स्वीकार्यता मिल गई। दूसरी बात वो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कह रहे हैं कि हम इस मसले को लेकर के, जो हमारा बकाया पैसा है उसको लेकर के हम बाकायदा शिवराज सिंह चौहान से मिले थे, और शिवराज सिंह चौहान ने हमारी बात को सुना, और शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अखबारों में और अलग अलग जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया कि आप ओएसडी से मिल लीजिए, जो शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी हैं उनसे मिल लीजिए। और उसके बाद आरोप यह लग रहा है कि ओएसडी ने कहा कि चुनावी साल है, पार्टी फंड में आप 50% जमा करा दीजिए। अब दिक्कत यह है, कॉन्ट्रैक्टर इस बात को कह रहे हैं, या एक जो आप जो है वो गणित निकाल करके देखेंगे तो कोई भी काम होता है जिसमें 100 रुपए अगर मान लीजिए किसी काम को करने के लिए मिलते हैं कि आपको 100 रुपए मिलेंगे, यहां पर आपको सफाई करनी है, तो 100 रुपए जिस ठेकेदार को मिलेंगे सीधे तौर पर 10 रुपए तो वही रख लेगा। उसके बाद में 50 रुपए जो है वो सरकार के खाते में जमा करवा दे। बचे कितने रुपए? बचे 40 रुपए। अब उस 40 रुपए में 100 रुपए का काम हो पाएगा? यह गणित बताया जा रहा है कि पहले भी कमीशन चलती थी, अब भी कमीशन चलती है, दूसरे राज्यों में भी कमीशन चलती है। और ये इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जाहिर तौर पर वो एक जगह पर, ऐसा नहीं कि एक ही राज्य में काम करते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो कई राज्यों में काम करते हैं, जिनकी कंपनियां जो है वो राजस्थान में काम भी कर रही होती है, जिनकी कंपनियां मध्य प्रदेश में भी काम कर रही होती है, गुजरात में भी काम कर रही होती हैं। तो हर जगह वो डील करते हैं, और कहीं पर जो है वो 15-20% देते हैं, कहीं पर 10% देते हैं, कहीं पर 25% देते हैं, लेकिन 50% जो है वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो गया। जो आरोप लग रहे हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। अब बीजेपी ने जो है इस मामले को जिस तरह से डील करना चाहिए था उस तरह से किया नहीं, और बीजेपी ने इस मामले को पका दिया। और पका दिया मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को आप इस चीज से समझिए। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं।
ये दो तस्वीरें देखिए, ये है एक लाल डायरी, ये है लाल डायरी। और ये लाल डायरी क्या है? ये लाल डायरी ये है कि कांग्रेस के एक बागी विधायक ने, मंत्री ने, बागी जिनको बाद में फिर निष्कासित कर दिया गया, उन्होंने जो है एक लाल डायरी दिखाई और कहा कि मेरे पास में इस लाल डायरी के अंदर अशोक गहलोत के और उनके मंत्रियों के और उनके विधायकों के बहुत सारे सबूत हैं। लाल डायरी को दोहराया गया, लाल डायरी खबरों में आई और लाल डायरी का जिक्र खुद प्रधानमंत्री करने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो बड़े बड़े नेता निपट जाएंगे। ये प्रधानमंत्री ने जब राजस्थान में अभी हाल के अंदर वो गए, उनकी रैली हुई, उस रैली के अंदर लाल डायरी का जिक्र किया। लेकिन देखिए, लाल डायरी समय के साथ में लील गई, खत्म हो गई। अशोक गहलोत ने जो है जो कैसेट लगाई, वो कैसेट लगाई अपनी योजनाओं की और उसी का जो है वो गुणगान कर रहे हैं, उसी को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। लाल डायरी का जिक्र जो है वो कितना दिख रहा है आपके सामने है। और अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को कैसे जो है वो मोम की तरह से पिघला दिया। लेकिन बीजेपी इस एफआईआर वाले मुद्दे से जो 50% का जो आरोप उनके ऊपर लगा है, अब जाहिर सी बात है कांग्रेस के नेता इस मामले को लेकर के गिरफ्तारियां देने के लिए चले जाएंगे। तो ये मामला 50%, 50%, 50%, 50% ये खबरों में चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। और बीजेपी ने इसको चुनाव के लिए, और जिसमें प्रियंका गांधी का नाम है, चुनाव के लिए कांग्रेस को एक बड़े हथियार के रूप में बैठे बैठाए दे दिया है। तीसरी खबर पर आई। तीसरी खबर यह है कि किसी न किसी तरीके से शरद पवार को बीजेपी अपने खेमे में करना चाहती है और उसको लेकर के कल देर रात मैंने आपको खबर बताई कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच में बैठक होती है। पहले बैठक कहीं और होनी थी, एक होटल में होनी थी, बाद में एक कारोबारी है उनके घर पर बैठक हुई। लेकिन इस बैठक के बाद में शरद पवार ने कह दिया साफ तौर पर कि भाजपा के साथ में हम नहीं जाएंगे। भतीजे के साथ में मुलाकात के बाद में शरद पवार ने सिरे से खारिज कर दिया कि हम भतीजे के साथ में नहीं जाएंगे, हम बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आती है, आज सुबह की 12 बजे की खबर मैं आपको बता रहा हूं, 12 बजे की आज सुबह की खबर, और ये खबर कहती है कि ईडी ने जयंत पाटिल से जुड़े हुए 1000 करोड़ के मामले में उनके करीबी से पूछताछ की है। जयंत पाटिल कौन है? जयंत पाटिल शरद पवार गुट के नेता हैं। ईडी ने उनके करीबी का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया है, दर्ज किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शनिवार को परसों जो बैठक हुई उसमें दाल गली नहीं, उसमें बात बनी नहीं, और इसीलिए यहां से जो है वो परिंदों को आजाद कर दिया गया। कहा गया कि जाओ कुछ ढूंढ के लाओ, कुछ दिखा के लाओ। ये जो जिस तरह से आज एक आम धारणा बन गई है ईडी को लेकर के, अगर कुछ मीटिंग के अंदर पॉजिटिव संकेत मिले होते, अगर मीटिंग में यह हुआ होता कि हां शरद पवार वापसी आ रहे हैं, 15 दिन में आ जाएंगे, 5 दिन में आ जाएंगे, तब आ जाएंगे या तब नहीं आएंगे, अगर कुछ इस तरह से पॉजिटिव संकेत मिलते तो आज सुबह यह खबर नहीं आती। आज सुबह यह खबर आई है, इसका मतलब यह है कि मोदी जी के हाथ यहां पर भी खाली हैं। और केवल यहां पर नहीं, चाचा भतीजा तो और सिरदर्द कर रहे हैं। बिहार के अंदर 2 ही बड़े राज्य जहां पर खेल खराब हुआ है, महाराष्ट्र और बिहार, 2 बड़े राज्य जहां पर खेल खराब हुआ है। उत्तर प्रदेश तो इन्होंने जो है एक अलग तरीके से वहां पर राजनीति सेट की, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र जो बीजेपी के साथ में थे 2019 के अंदर, उन दोनों राज्यों के अंदर सत्ता पलट चुकी है, उन दोनों राज्यों में समीकरण पलट चुके हैं। और बिहार के अंदर एक दूसरे चाचा भतीजे की जोड़ी है जो बीजेपी की नाक में दम कर रही है, मोदी जी के नाक में दम कर रही है और संभाले नहीं संभल रही है। ये हैं चाचा पशुपति पारस और इनके भतीजे चिराग पासवान। क्या कहा है चाचा साहब ने? सुकेश रंजन ने ट्वीट किया है कि महाराष्ट्र के चाचा भतीजे की चर्चा तो बहुत है, जरा एनडीए के चाचा भतीजा को भी देखिए। पशुपति पारस मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं किसकी औकात है, दुनिया की कोई ताकत मुझे हाजीपुर से चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती है। मामला क्या है? मामला यह है कि हाजीपुर से ये सांसद हैं और हाजीपुर से जो कि चिराग पासवान के पिता की सीट रही, और वहां पर जो है वो चिराग पासवान अब खुद चाहते हैं कि हम इस बार चुनाव लड़ें।
लेकिन चाचा सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये कौन कहां पर लड़ेगा, इस खींचतान में कहां पर बाजी जाएगी ये मालूम नहीं। और इसके साथ साथ जो है यहां पर महाराष्ट्र में भी सिरदर्द बना हुआ है, एक बिहार के अंदर भी सिरदर्द बना हुआ है। और बिहार के अंदर एक और जो है वीडियो वायरल हो रही है, और एक पत्रकार हैं, इन्होंने जाकर के जमीन पर, जो मैंने कल आपको कहा था, परसों जब आपको खबर बताई, परसों देर रात को, जब शनिवार को मैंने आपको देर रात खबर बताई, और मैंने कहा था कि ऐसे तो कोई भी जाकर के घोषणा कर देगा अपने खेतों में खड़े होकर के कि देखो मेरा ये रहा एम्स, वैसे ही सेम टू सेम स्थिति आज है। जिस जमीन के बारे में नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि एम्स खुल गया है, उस जमीन पर देखिए आप, पानी भरा हुआ है, घास उगी हुई है, खेत के खेत है, अभी कुछ नहीं है वहां पर। और एक पत्रकार ने वहां पर जाकर के जो है वो बिहार से एक जो है वो स्थानीय पत्रकार है, वहां पर जाकर के फेल कर दिया है। तो ये चीजें बता रही हैं कि 2024 के चुनाव में, 2024 के चुनाव के लिए, इस चुनावी साल में नरेंद्र मोदी जी के सिक्के उनके हिसाब से नहीं उछल रहे हैं, उनके हिसाब से नहीं पड़ रहे हैं। जो पत्ते वो फेंकना चाह रहे हैं, वो पत्ते उस हिसाब से नहीं निकल करके आ रहे हैं जिस हिसाब से वो चाहते हैं। और चुनावी साल में ये संकेत क्या कहते हैं, इसको कहने की जरूरत नहीं है। ये संकेत किस ओर इशारा कर रहे हैं, इस बात को लोग बखूबी समझते हैं। तो बहरहाल आप बताइए कि मोदी साहब के सितारे वाकई बुलंदी की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं, या जिस तरह से अभी जो समीकरण जो खराब हो रहे हैं, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, पता नहीं कहां कहां पर, और पता नहीं अभी आगे कहां कहां पर होंगे। तो क्या वाकई इनका असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।